वेलकम टू हिस्ट्री एट सोर। आज हम बात करेंगे पंडित नेहरू के बारे में। पिछले 10 सालों में पंडित नेहरू के बारे में ना जाने कितनी तरह की अफवाहें, प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ को भारतीय जनता के बीच सर्कुलेट किया गया। सरकार ने अपनी हर एक नाकामी के लिए पंडित नेहरू को ब्लेम किया। यहाँ तक कि हाल ही में यह भी कहा गया कि अगर पंडित नेहरू ने सीज फायर ना किया होता तो पीओके हमारे पास होता। तो आइए एक्सपोज करते हैं इन सारे प्रोपेगेंडास को और देखते हैं कि सच्चाई क्या थी। जो एक सबसे पहली बात पंडित नेहरू के बारे में कही जाती है वो ये कही जाती है कि पंडित नेहरू प्रधानमंत्री के लिए पहली चॉइस नहीं थे, बल्कि जो नेता लोग थे कांग्रेस के उन्होंने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना था। तो इसके पीछे की कहानी ये है कि जब 1946 में कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे थे तब तीन नाम आगे थे, आचार्य कृपलानी, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू। तो 15 मेंबर्स की कोई कांग्रेस कमेटी नहीं थी, बल्कि 15 प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी थी, मतलब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, जिनमें से 12 लोगों ने प्रेसिडेंट के लिए सरदार पटेल को चुना था। ये बात सच है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोई वोट नहीं मिला था, लेकिन ये बात कहीं लिखी नहीं है, ना ही कभी कुछ ऐसा निर्णय लिया गया था कि जो कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनेगा वही अगला प्रधानमंत्री बनेगा। इसका कारण है कि पंडित नेहरू को महात्मा गांधी ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। ना सुभाष चंद्र बोस, ना राजेंद्र बाबू, ना पटेल, ना सी राजा, इन सबके आगे पंडित नेहरू को रखा गया था। उसके बहुत सारे कारण थे। पहली बात, पंडित नेहरू की एक मास अपील थी। महात्मा गांधी के बाद वो कांग्रेस के दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता थे और वो उत्तर प्रदेश से आते थे, जहाँ पर जनसंख्या के मामले में और विधानसभा की और लोकसभा की सीटों के मायने में ये सबसे बड़ा प्रदेश था। दूसरी बात, सरदार पटेल लगभग पंडित नेहरू से 10-15 साल बड़े थे और जब 1946 में पंडित नेहरू जेल से बाहर निकल कर आए तो उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार किया। लेकिन सरदार पटेल उस वक्त आराम कर रहे थे क्योंकि वो बुजुर्ग थे। इवन पटेल जब गृह मंत्री थे या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे तब भी वो अपना ज़्यादातर कामकाज घर पर रहकर ही किया करते थे। तीसरी बात, पंडित नेहरू के पास एक ऐसा जनाधार था और वो युवाओं में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे। उनका एक बेस था जो पूरे नॉर्थ इंडिया में फैला हुआ था। दूसरी जो बात कही जाती है कि पंडित नेहरू ने सीज फायर कर दिया और हमारे यहाँ से पीओके चला गया, तो कश्मीर का इशू कोई साधारण इशू नहीं था। कश्मीर में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आज़ादी के तुरंत बाद साइन नहीं किया गया था। 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ उसके 2 महीने बाद ही पाकिस्तान ने पश्तून ट्राइबल्स की मदद से कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया और वहाँ पर आक्रमण कर दिया। उसके बाद भारतीय सेना ने मजबूती के साथ उन सभी लोगों को बाहर खदेड़ने की पूरी कोशिश करी, लेकिन भारतीय सेना के पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो युद्ध जैसी स्थिति वहाँ पर बरकरार रख सके। 4 जून 1948 को सरदार पटेल ने एन आयंगार को एक खत लिखा था और इस खत में वो इस बात का जिक्र करते हैं कि हमारे रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं और हमें ये पता नहीं है कि हम ऐसी स्थिति को कब तक बरकरार रख सकते हैं। दूसरी बात, जब माउंटबेटन ने जिन्ना से लाहौर में मुलाकात करी और जिन्ना को ये समझाने की कोशिश करी कि प्लेबिसाइड से ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि वहाँ के लोग किस डोमिनियन के पास जाना चाहते हैं, माने क्या वो भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में, तो जिन्ना ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उसी बीच जो इंटरनेशनल प्रेशर था उसका भी एक अलग खेल था। अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट करने की कवायद कर दी थी और उसके बाद ब्रिटेन ने भी ये कह दिया था कि अगर युद्ध जैसी युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है और एक फॉर्मल वॉर स्टार्ट हो जाता है तो ब्रिटेन के या ब्रिटिश अधिकारी फील्ड पर नहीं रहेंगे। उनका सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम रहेगा कि वो गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे। और जो उस वक्त के भारतीय सेनानी थे वो इतने ट्रेंड नहीं थे कि उन्हें फुल फ्लैश्ड वॉर में उतारा जा सके। पंडित नेहरू को कश्मीर का मुद्दा यूएन ले जाने के लिए सुझाव दिया था माउंटबेटन ने, लेकिन उस वक्त पंडित नेहरू ने इस सुझाव को तुरंत ठुकरा दिया था। लेकिन बाद में पंडित नेहरू को कोई जरिया नज़र नहीं आया क्योंकि भारत की स्थिति आज जैसी नहीं थी। भारत आंतरिक गृह युद्ध से भी गुजर रहा था। दंगे, फसाद, पार्टीशन का एक अलग वायलेंस, इन सब को कंट्रोल करना था पंडित नेहरू को। इसलिए पंडित नेहरू को मजबूरन ये मुद्दा पाकिस्तान का और कश्मीर का यूएन ले जाना पड़ा।
पंडित नेहरू ने इस बात पे बाद में दुख भी जताया कि वो ब्रिटेन की चालसाजी में फंस गए, लेकिन उनके पास रास्ता ही क्या था। तीसरा एक प्रोपेगेंडा पंडित नेहरू के अगेंस्ट ये चलाया जाता है कि पंडित नेहरू के कपड़े पेरिस धुलने जाया करते थे। जब जब भारत भुखमरी से, पार्टीशन की त्रासदी से और तमाम अलग अलग समस्याओं से जूझ रहा था, तो पंडित नेहरू अय्यासी करके पेरिस में अपने कपड़े धुलवाया करते थे। पंडित नेहरू को भी जब ये बात सुनने में आई थी कि उनके बारे में ऐसी अफवाहें हैं, तो उन्होंने कहा था कि कोई अय्याशी होगा जो भुखमरी के दौर में अपने कपड़े पेरिस में धुलवाएगा। तो आखिर सच्चाई क्या थी? पंडित नेहरू के कपड़े पेरिस लॉन्ड्री में धुला करते थे, जो इलाहाबाद में थी। इस तरह के नाम की लॉन्ड्री कहीं भी हो सकती है, लेकिन जो आईटी सेल है या जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, उसने इस बात को पकड़ लिया और ये फैलाना चालू कर दिया कि उनके कपड़े पेरिस में धुला करते थे। इतिहास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपके दिमाग में आए आपने परोस दिया। इतिहास में तथ्यों को जांचा जाता है, उसके बाद उनका आकलन किया जाता है, फिर किसी नतीजे पर पहुंचा जाता है। ऐसी तमाम वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हिस्ट्री एट सोल।